अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 4 और जो टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है वो है ऑर्बिटल मोशन। और जो बुक हम फॉलो करें वो है नेशनल बुक फाउंडेशन और जो चैप्टर 4 है उसका नेम है डायनामिक्स 2। टॉपिक है ऑर्बिटल मोशन। नाम से पता लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं उनको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि ऑर्बिट की मोशन बेसिकली सर्कुलर पाथ में ही होती है। ऑर्बिटल मोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की अराउंड अ सेंट्रल बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने देखा था कि बेसिकली आपके पास जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, कोई ना कोई फोर्स तो होगी जो इसको ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। जैसे हम धागे के साथ पत्थर बांध दें तो उसको भी ऐसे ऐसे गोल मूव करवाएं तो वो सर्कुलर पाथ में मूव क्यों करता है? कोई भी चीज़ खुद से मूव नहीं कर सकती, कोई ना कोई फोर्स तो लगती है। जो फोर्स उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली आपके पास ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कैसे आ जाती है? ये ग्रेविटी की वजह से आती है। वैसे तो अगर आपने लेक्चर पिछला लिया है तो आपको समझ होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आपको समझ भी आ गया होगा, लेकिन अगर किसी ने लिया तो थोड़ा सा उनको ओवरव्यू दे देते हैं कि बेसिकली आपके पास क्या है। ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के गिर्द क्या मूव करते हैं? सैटेलाइट्स। तो वो सैटेलाइट्स हैं, वो इसके गिर्द क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। वो कैसे मूव कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उनकी नीचे की तरफ डाउनवर्ड उसके ऊपर क्या लगती है? ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी जो है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फंक्शन ही क्या है, काम ही क्या है? ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना। तो ये ग्रेविटी, क्योंकि देखो ये कैसे मूव कर रहे हैं, वहाँ पे तो कोई ना कोई फोर्स तो ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए ज़रूरी होती है। तो वहाँ पे हमें कौन सी फोर्स मिल गई जो इनको मूव करवा रही है? तो बेसिकली ग्रेविटी लग रही होती है और ग्रेविटी जो होती है वो एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं अराउंड द अर्थ। तो इसी को ऑर्बिटल मोशन कहते हैं कि एक सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल जो दरमियान में बॉडी पड़ी हुई है उसके गिर्द किसी भी ऑब्जेक्ट्स का ऐसे मोशन मूव करना सर्कुलर पाथ में, उसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, इसलिए हमने लिखा ऑर्बिटल मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट अराउंड अ सेंट्रल बॉडी, किसी भी सेंट्रल बॉडी के गिर्द ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब ग्रेविटी जो होती है इट इज द फोर्स दैट कीप्स द ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट, की बेसिकली ग्रेविटी की वजह से ही आपके पास ऑब्जेक्ट्स ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं क्योंकि वो एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एग्जाम्पल देखें, जो मून है वो अपने प्लैनेट्स के गिर्द जो होता है वो ऑर्बिट करता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि प्लैनेट्स और मून के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है और उसको ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाती रहती है। अब उसके बाद हमारे पास आता है नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं जैसे कि मून है वो हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है। वो मून जो होता है वो अर्थ के गिर्द क्या करता रहता है? ऑर्बिट करता रहता है। क्यों ऑर्बिट करता रहता है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स और हमारे पास मून जो होता है वो अर्थ के गिर्द ऐसे चक्कर काटता रहता है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं। आर्टिफिशियल जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, उनको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो हमने खुद बना के स्पेस में भेजे हुए हैं और वो हमारी अर्थ के गिर्द क्या करते रहते हैं? ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। क्योंकि वो भी क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से अर्थ और उनके दरमियान ग्रेविटी है और वो उनको ऐसे मूव करवाती रहती है। सैटेलाइट्स आर पुट इनटू ऑर्बिट, कि किस तरह से जो सैटेलाइट्स होते हैं आप उनको ऑर्बिट में डालते हो। मतलब कि आप ये समझो कि किस तरह से आपके पास ये फॉर एग्जांपल आपकी क्या है? अर्थ है। आपने इसके गिर्द सैटेलाइट्स को ऑर्बिट करवाना है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। अब आपके पास क्या होगा कि आपने इस ऑर्बिट को मूव करवाना है। सबसे पहले आप क्या लेके गए? इस ऑर्बिट को आपने जो है एक हाई अल्टीट्यूड, बहुत ऊंची ऊंचाई पर लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसको क्या करना है? इसमें मूव करवाना है, तो मैं इसको बहुत ऊंचाई पर ले गई। फिर मैंने क्या किया? इसकी स्पीड को जो है वो एक्सेलरेट किया, इसकी स्पीड रखी, स्पीड को बढ़ाया जिस स्पीड से ये मूव कर सके, ठीक है। मैंने उसको जो है उसकी स्पीड सेट कर दी, लेकिन स्पीड जो है वो एक बिल्कुल परफेक्ट स्पीड सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके नुकसान भी होते हैं, अभी हम देखते हैं। अब हमने इसको जो है वो रॉकेट के ज़रिए इसकी स्पीड को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हमने राइट स्पीड सेलेक्ट ना की, अगर हमने क्या किया? इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड कर दी, टू फास्ट, बहुत ज़्यादा स्पीड कर दी, तो फिर क्या होगा? ये जो है आपके पास, ये सर्कुलर पाथ में मूव करने के बजाय क्या करेगा? इस सर्कुलर से निकल जाएगा और इलिप्टिकल पाथ बना देगा। इलिप्टिकल पाथ ऐसा होता है, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा, कैसे पाथ में मूव करेगा? इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। ये आपके पास क्या होता है? अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है तब, ठीक है। अब अगर ऑर्बिट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, टू फास्ट, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के बजाय क्या करेगा? ऐसे इलिप्टिकल पाथ बना लेगा। अब अगर स्पीड बहुत कम कर दी है हमने, ठीक है, टू लो, तो फिर क्या करेगा? ये अर्थ की तरफ फॉल कर जाएगा,
ठीक है, मूव ही नहीं करेगा, क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। और अगर हमने बिल्कुल एग्जैक्ट राइट स्पीड दिया है, ठीक है, ना कम ना बहुत ज़्यादा, जितनी इसको बिल्कुल राइट स्पीड दी है, तो तब ये आपके पास क्या करता है, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करता रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। और ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में बहुत मुश्किल लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसको बहुत ईजी वर्डिंग में लिखा है ताकि आप लोगों के लिए याद करना आसान हो। अब इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कंसेप्चुअल, ठीक है। सबसे पहले आपने सैटेलाइट्स को अगर ऑर्बिट में डालना है, आपने उसको ऐसे अर्थ के गिर्द ऐसे मूव करवाना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले सैटेलाइट्स को उठाकर लेके जाओगे हाई अल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, एंड देन एक्सेलरेटेड टू राइट स्पीड, उसके बाद एक राइट स्पीड पर उसको एक्सेलरेट करवाओगे रॉकेट्स के जरिए। अगर स्पीड टू फास्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट स्पीड आपने रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इफ द स्पीड इज़ टू फास्ट, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया, इट स्केप्स और फॉर्म एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो वो कैसे बना देगा, सर्कुलर बनाने के बजाय एलिप्टिकल ऑर्बिट बना लेगा। अगर बहुत कम हो गया, इफ़ द स्पीड इज़ टू लो, इट फॉल बैक टू द अर्थ, तो वो और अर्थ की तरफ दोबारा फॉल कर जाएगा, मूव करेगा ही नहीं। और अगर राइट स्पीड आपने दी है, तो फॉर स्टेबिलिटी दे आर प्लेस्ड इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करेगा और करेक्ट स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से वो स्टेबल भी रहेगा। अब ऑर्बिटल की स्पीड हम निकालते कैसे हैं उसको देखना है कि इट इज़ द एवरेज स्पीड एट विच, ये स्पीड है जिस स्पीड के ज़रिए बॉडी जो होती है, जैसे प्लैनेट सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द मैसिव ऑब्जेक्ट। अब जैसे अर्थ है वो सन के गिर्द रोटेट करती है, और आपके पास उसके लिए सन जो होता है सेंट्रल पार्ट होता है और अर्थ उसके गिर्द करती रहती है। और जो प्लैनेट्स हैं वो आपके पास जैसे प्लैनेट है उसके दरमियान, फिर प्लैनेट्स के लिए अर्थ जो होती है सेंट्रल बॉडी होती है, वो उसके गिर्द ऐसे रोटेट करते रहते हैं। तो इसी तरह आपके पास जिस स्पीड के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, ये वो उस स्पीड को हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला आपने याद रखना है कि जो स्पीड होती है वो आपके पास इक्वल होती है s इक्वल्स टू, बेसिकली जो मेन फार्मूला होता है ना, वो आपके पास होता है कि डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी और टाइम के। अब आपने ये वेलोसिटी मतलब कि स्पीड ही आपने ये निकालनी है, तो टी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरह से मेन फार्मूला ये होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, और आप इस तरह से निकाल सकते हो स्पीड। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस और टाइम। अब डिस्टेंस हमने सबसे पहले निकालना है, तो डिस्टेंस क्या है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू, अब ऑब्जेक्ट है वो आपके पास क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, उसके गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। तो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कितना कवर होता है, उसका सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस सर्कल क्या होता है, 2πr। तो अगर सर्कुलर पाथ में मूव करें तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, 2πr। अब ऑर्बिटल नीचे क्या था, टाइम पीरियड क्या होता है, जितने ये आपके पास क्या होता है, इट इज़ अ टाइम टेकन फॉर ऑब्जेक्ट। अगर वो एक चक्कर यहाँ से ये पूरा कंप्लीट करेगा चक्कर, तो उसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अर्थ है वो आपके पास सन के गिर्द चक्कर काटती है 365 डेज, मतलब कि एक साल में अपना ये पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। इसी तरह डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए जो होते हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। तो ये टाइम है, इट टेक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड सन या फिर अराउंड एनी अदर प्लैनेट, तो वो आपके पास रहता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली आपके पास हम कैपिटल टी से लिखते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे नेपच्यून है वो 165 ईयर लगाता है, इतने ज़्यादा 165 ईयर अर्थ सन के गिर एक चक्कर कंप्लीट करने में। और जो अर्थ है वो एक साल लगाती है 365 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, अपना एक ऑर्बिट पीरियड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब आप स्पीड की तरफ, आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम, हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया जो क्या है 2πr, और टाइम पीरियड आपके पास क्या है, एक टाइम पीरियड ये होता है। तो अब यहाँ से आपके पास क्या है, आपने स्पीड जो है वो निकाली कि एवरेज स्पीड इतनी होनी चाहिए। अब इस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक सैटेलाइट है वो छोटा है और एक सैटेलाइट जो है वो बड़ा है, तो इनका जो आपके पास स्पीड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी या डिफरेंट होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि दिस मीन डैट फॉर सैटेलाइट्स एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अगर उनका डिस्टेंस जो है अर्थ से, ठीक है। अब ये आपके पास एक अर्थ है और इसके गिर्द एक छोटा सैटेलाइट चक्कर काट रहा है और एक बड़ा सैटेलाइट चक्कर काट रहा है, तो क्या उनकी स्पीड, ये स्पीड जो होती है वो सेम रहती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर तो उनका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो सेम है, इसका भी डिस्टेंस और इसका भी यहाँ से यहाँ तक, अर्थ से दोनों प्लैनेट्स का, दोनों सैटेलाइट्स का डिस्टेंस सेम है, तो फिर आपके पास स्पीड सेम ही रहेगी, क्योंकि स्पीड साइज और मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब आपके पास ये जो ऑर्बिटल स्पीड है ना, इस पर अलग से पूरा क्वेश्चन आ सकता था, इसीलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके लिखवाया ताकि ये क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको अलग से भी अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड का मैंने फॉर्मूला लिखवाया, देन हमने डिस्टेंस अलग से निकाला है, फिर हमने टाइम अलग से निकाला है, ठीक है। आप देख सकते हो हमने डिस्टेंस निकाला, हमने टाइम पीरियड, हम टाइम पीरियड की एग्जाम्पल्स वगैरह भी दी,
तो इस तरह से ही हमारा एक अच्छा आंसर तैयार हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।